हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी 50 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है। स्टार्ट करते हैं। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज़ द टर्म रनेशा फॉर द फर्स्ट टाइम विच मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ये बताना है कि जो टर्म रनेशा है उसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था। तो वो किया था फर्स्ट टाइम जूल्स माइसलेट ने। ओके, याद रखेंगे जूल्स माइसलेट ने क्या बोला था। मतलब आपको पता है रनेशा पुनर्जागरण है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इटली में हुई थी। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें ये माना गया कि मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग। अगर दुनिया में इंसान ही नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा कौन करेगा? पहले क्या होता था, गॉड को माना जाता था कि गॉड इज़ एट द सेंटर। लेकिन रेनेशा में क्या हुआ, रेनेशा ने माना कि मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाई। देखो शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन हमें इसमें जो बताना है वो करेक्ट ऑर्डर बताना है कि पहले किसने किया है उसके बाद किसने किया है। ओके, तो जो सबसे पहले किया था आपको पता होगा AC ब्रैडली की आया था, AC ब्रैडली का शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। ओके, फिर T.S. इलियट का क्या आया, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में। फिर कैरोलिन स्पर्जन का शेक्सपियर्स इमेजरी 1935 में। फिर स्टीफन ग्रीनब्लाट का क्या आया, ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1987 में। तो इस क्रम से जो है शेक्सपियर को मतलब इन्होंने शेक्सपियर भी कुछ ना कुछ लिखा। याद रखना है हमको कि किसने क्या लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। इनमें से कौन सा सॉन्ग है जो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से नहीं है? एज यू लाइक इट में सॉन्ग आया है ना, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री याद रखना है आपको, ये एज यू लाइक इट में आया था, जो गाया था ना उसने, एमिन्स ने। और ब्लो ब्लो द विंटर विंड ये भी आया है। वॉट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर ये भी आया है। और हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश ये नहीं आया। हमें कौन सा बताना था जो एज यू लाइक इट में नहीं गाया गया है? तो ये वाला सॉन्ग नहीं आया, बाकी ये तीनों सॉन्ग आए हैं, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स बी डिज़ायर इंक्रीज। शेक्सपियर ने जो फर्स्ट 4 लाइन है, मतलब उसमें क्या आइडिया था उनका शेक्सपियर का पोएम से, ये बताना है। एक जो पर्टिकुलर आइडिया है, तो इस लाइन में कौन सा आइडिया डिस्कस किया गया है? ये जो है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1 है। ओके, और इसमें क्या आइडिया बोला है उन्होंने ना, इसमें सोनेट नंबर 1 में जो उस इम्पोर्टेंस है ना, क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। ओके, ये रहा, आपको भी दिखाती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब मानव के किसके बारे में बोला है? मानव की क्रिएशन के बारे में बोला है। देखो मतलब फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स, जो सबसे सुंदर प्राणी है ना, वे डिज़ायर इंक्रीज, हम उनसे डिज़ायर रखते हैं, इच्छा करते हैं कि वो क्या हों, बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ताकि उनकी सुंदरता कभी ना मर सके। ओके, मतलब जो उनकी अच्छाई है वो कभी ना मर सके, वो इस तरह की इच्छा कर रहे हैं शेक्सपियर। जैसे हमें क्या होता है, हम में जो है कुछ जेनेटिक गुण हैं, किसके? हमारे पूर्वजों के। तो अच्छी आदतें होंगी तो अच्छी आदतें ही विकसित होंगी ना आगे भी। तो वो चाह रहे हैं कि इस तरह की जो क्रीचर्स हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हों, बढ़ें, वो डिज़ायर कर रहे हैं उसके इंक्रीज होने की। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, वो तो जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है वो तो सोनेट नंबर 1 था। अब हमें लास्ट सोनेट बताना है विलियम शेक्सपियर का कौन सा है। आपको पता है जो लास्ट के 2 सोनेट हैं 153 और 154, वो डेडिकेट हैं किसको? लव गॉड क्यूपिड को। ओके, ये हमें पता है। अच्छा, जो उन्होंने डेडिकेट किया है क्यूपिड को, जो प्यार का छोटा देवता मतलब उसके रूप में परिभाषित करते हैं वो, तो वो क्या होता है? देखो, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep। तो वो क्या होता है ना, एक बार लाइंग मतलब लेटे हुए हैं जो वो हैं लव गॉड क्यूपिड वंस asleep, एक बार सोए हुए हैं, और उनके पास से क्या होता है, जो निम्फ होती है ना, निम्फ मतलब अप्सराएं, जिन्होंने चेस्टिटी की शपथ ले रखी थी,
वो क्या होती हैं, वो लव गॉड क्यूपिड के पास से, मतलब कामदेव के पास से होके गुजर रही हैं। इस तरह का सीन दिखाया है इसमें। और शेक्सपियर क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम व्हेन वी आर इन लव ना, जब हम किसी से प्यार में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है क्या करना, उससे मतलब कम ओवर करना, गेट ओवर करना प्यार पे। तो वो इस तरह का ही बता रहे हैं कि जैसे लव गॉड क्यूपिड क्या हुए हैं, मतलब सोए हुए हैं और अप्सराएं उनके पास से होके जा रही हैं। तो क्या है, हमें इन सब से ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो शेक्सपियर के सोनेट हैं उनकी जो पहली लाइन है वही उस सोनेट का नाम मतलब माना गया, क्योंकि कुछ सोनेट के तो नाम ही नहीं थे। तो जो पहली सोनेट का पहला लाइन है उसको ही उसी नाम से सोनेट को जाने जाने लगा। तो जो सोनेट नंबर 11 है ये बताना है हमें। तो सोनेट नंबर 11 की जो फर्स्ट लाइन है वो कौन सी है, मतलब उसका नाम। तो वो हुआ आपको पता होगा, एज फास्ट एज दो सेल्ड वेन सो फास्ट दो ग्रोस्ट। ओके, तो इसमें क्या है, सोनेट नंबर 11 में आपको पता है ये एड्रेस किए गए थे 1 से लेके 126 सोनेट तक। किसको, फेयर यूथ को। आपको पता ही होगा, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ काफ़ी और आपने पढ़ भी रखा होगा। तो जो ये पोएम होती है ना, सोनेट नंबर 11 जो होती है वो शुरू होती है, स्पीकर बता रहा होता है यूथ से, मतलब वही जो फेयर यूथ जिसको डेडिकेट किए हैं कि एज फास्ट एज दो सेल्ड वेन सो फास्ट दो ग्रोस्ट। मतलब कहने का ये है कि ही इज़ गोइंग टू ग्रो ओल्ड, वो बूढ़ा होने वाला है, एंड डाई सून, वो जल्दी क्या है, मरने वाला है, मतलब मर सकता है वो, उसको पता भी नहीं है कि टाइम निकलता जा रहा है। और ही वुड बी एबल टू सेव सम ऑफ हिज यूथ, वो अपने जो उसके अंदर यूथ है, मतलब जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको बचा सकता है केवल इफ़ ही वुड ओनली हैव चिल्ड्रन, यदि उसके क्या होंगे, बच्चे। मतलब जैसे हमें क्वालिटीज़ आई है ना, हमें अपने पेरेंट्स से जेनेटिक आई हैं, तो वो उनके कहने का मतलब ये है शेक्सपियर के कि वो उसको तभी बचा सकता है जब उसके क्या करेंगे, ही वुड ओनली हैव चिल्ड्रन। वो इस तरह से उनको कहना है। ओके, इस सोनेट नंबर 11 की आप थीम समझ लो। ओके, नेक्स्ट सोनेट नंबर 12। सोनेट नंबर 12 किससे मैच होगा, सोनेट नंबर 12 में क्या हुआ था, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। ओके, तो इसमें क्या बोलता है, मतलब इसमें क्या बोलता है शेक्सपियर, एट मतलब जब वो ऑब्जर्व करते हैं ना, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक, जब वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो मोशन है, गति है किसकी, क्लॉक की, घड़ी की, एंड जो मूवमेंट है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जो सारी लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट है, गति है, वो क्या कर रही है, टुवार्ड्स डेथ, मतलब डेथ की तरफ जा रही है, डिकी की तरफ जा रही है। तो पोइट जो है फेस करता है इस फैक्ट को कि जो यंग मैन की ब्यूटी है, जो जिन्होंने वो सॉन्ग डेडिकेट किया था फेयर यूथ को, वो क्या होगी, ब्यूटी विल बी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, किसके द्वारा, बाय द टाइम, समय के द्वारा। और मतलब ओवरऑल वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उन्हें क्या करना है, उसको अगर वो सेव करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं कुछ, तो मतलब वो क्या होना चाहिए, ही वुड ओनली हैव चिल्ड्रन, मतलब उसके लिए नेक्स्ट जनरेशन होनी चाहिए। वो यही कहना चाह रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है और चीज़ें कहाँ बढ़ रही हैं, टुवार्ड्स डेथ की तरफ, डिके की तरफ। ओके ओके, अब सोनेट नंबर 18। सोनेट नंबर 18 कौन सा है, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं शेक्सपियर, सेल वो इसमें उन्होंने जो है मेटाफर यूज़ किया है, वो कंपेयर कर रहे हैं अपने प्यार की किससे, टू ए समर्स डे, एक समर के दिन से। शेक्सपियर बिलीव करते हैं कि जो उनका लव है ना, हिज लव इज़ मोर डिज़ायरेबल, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, एंड हैज़ ए मोर इवन टेम्पर देन समर से ज़्यादा मतलब उसमें टेम्पर है, ये कहना चाह रहे हैं कौन, विलियम शेक्सपियर। ओके, सोनेट नंबर 130। अच्छा, 130 में क्या है, ये सोनेट किसको डेडिकेट है, ये आपको पता ही है, डार्क लेडी। आपको मैंने बताया ना 126 से लेके किसको डेडिकेट है, बट 26 के बाद के सोनेट डार्क लेडी को। तो उसमें क्या कह रहे हैं वो, डार्क लेडी आपको पता है उसको आइडेंटिफाई किया गया था किसके नाम से, एज ए मैरी फिटन। तो वो इसमें क्या कह रहे हैं, माई मिस्ट्रेस टाइम बोला ना इसमें,
तो वो जो इसमें मतलब सोर्ट नंबर 130 की थीम है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उनमें यही बोला है कि जो माई मिस्ट्रेस, मतलब जो वो वो कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं मेटाफोरिक वे में कि माई मिस्ट्रेस आइज आर लाइक द सन, मेरी जो मिस्ट्रेस है उनकी आंखें कैसी हैं, सूरज की तरह है। हर लिप्स आर रेड एज कोरल, हर चीक्स आर लाइक रोजेज, हर ब्रेस्ट आर वाइट एज स्नो, हर हेयर इज़ लाइक ब्लैक वायर, और उनकी जो वॉइस है वो कैसी है, इज़ लाइक म्यूज़िक, वो क्या है, सी इज़ ए गोडेस, मतलब इस तरह से बोला है शेक्सपियर ने। अच्छा ये तो क्या है, मतलब इस तरह से उनकी कंपेयर तो की है, लेकिन जब लास्ट में थोड़ा कपलेट आती है ना शेक्सपियर के सोनेट का, ये तो फॉर्मेट है, तो जब कपलेट है लास्ट में, जो कपलेट की लाइन होती है, तो उसमें क्या बोलते हैं स्पीकर, तो उसमें दिखाते हैं अपना फुल इंटेंशन, और वो थोड़ा ये कहना चाहते हैं कि प्यार को ना इन सब चीज़ों की, इन कंसीट की ज़रूरत नहीं होती, इन मतलब इन ऑर्डर टू बी रियल होने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह की जो सुंदरता है। और वुमेन को जो है, और मतलब यही बोला जाएगा कि वुमेन को कहते तो सब यही हैं कि वुमेन डोंट नीड लुक लाइक फ्लावर टू बी ब्यूटीफुल, लेकिन चलो मानता तो कोई नहीं, इट्स ओके। तो सारे मैच हो गए, तो अब मैच करते हैं। ए का किससे मैच किया हमने, सी से, फर्स्ट का सी, सेकंड सोर्ट नंबर 12 किससे मैच किया, ए से, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, सोर्ट नंबर सी मतलब 18 किससे मैच किया, डी से, शैल आई कंपेयर डी टू ए समर्स डे, और सोर्ट नंबर 130 माई मिस्ट्रेस आइज, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस, जस्टिस में कौन ये लाइन कोट करता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड। देखो मर्सी जो होती है ना, मर्सी इज समथिंग दैट हैज़ टू बी फ्रीली गिवन। दया तो हमें, दया का जो गुण होता है वो तो हमें अपने आप में ही होता है ना, आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना दया दिखाने के लिए, तो ये तो खुद में होती है क्वालिटी। अब जस्टिस में ये लाइन कौन कोट करता है ये बताना है आपको। अच्छा ये लाइन जो है आपको पता होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी आई है, शेक्सपियर के पोर्शिया ने बोली थी। अच्छा इसमें किसने बोली थी, इसमें बोली थी जस्टिस में वाल्टर हाउ ने। वाल्टर हाउ क्या थे, जो वाल्टर हाउ थे वो अपने पापा, जो उनके पापा थे जेम्स हाउ, उनकी तरह ना स्ट्रिक्ट नहीं थे, मतलब वो इतने सख्त नहीं थे। वो चाहते थे वो चाहते थे कि जो वो फाल्डर है जिसने वो कर दिया था ना घोटाला पैसों का चेक में, तो वो चाहते थे कि फाल्डर पे थोड़ी सी दया दिखाई जाए। मतलब जो फाल्डर था आपको पता है वो एक पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, बस वो रूथ की वजह से, रूथ के प्यार की वजह से वो उसके साथ चला जाएगा बाहर, इस वजह से वो अपने चेक में वो कर देता है घोटाला। तो वो चाहते हैं कि थोड़ी वाल्टर हाउ क्या किया जाए, फाल्डर पे थोड़ी दया दिखाई जाए, तो तभी यह लाइन आती है। ओके नेक्स्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल इज नॉट ए डॉग, ही हैज सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। ये कौन बोलता है, जस्टिस की ही लाइन है, काल्सवर्दी के 1910 में आया था। ये बोलता है द चैपलिन। चैपलिन कैसे बोलते हैं, जो ये पादरी होते हैं ना, मतलब उनको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कॉक्शन होता है वो आपको पता है फाल्डर को सज़ा मिल गई थी किसकी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की, उसको अकेले जेल में बंद कर दिया था, बंद। तो जो वो होते हैं कॉक्शन होते हैं वो जाते हैं, तो वो पादरी से कहते हैं, वो चैपलिन जो होता है उनसे कहते हैं कि फाल्डर कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, उसे क्या करो, कन्फाइनमेंट से निकाल दो और किससे मिलने दो, एक बार रुथ से मिलने दो। लेकिन जो पादरी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़ी कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, तो उनको लगता है कि तो वो तब ये मतलब तब कहते हैं कि क्रिमिनल इज़ नॉट ए डॉग, मतलब उनको लगता है कि क्रिमिनल कोई डॉग थोड़ी ना है, वो उसकी कंपेरिजन करके कह रहे हैं ही हैज़ द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, उसको सेंस होता है जब वो गलती करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल ही रहेगा, तो उसे ना ही कन्फाइनमेंट की सज़ा से निकाला जाता है फाल्डर को, और ना ही उसको रूथ से मिलने दिया जाता है। ओके, फ्रेंडशिप इज़ ए क्यूर थिंग,
व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव। फ्रेंडशिप कैसी है, एक क्यूट थिंग है, मतलब एक विचित्र सी चीज़ है। व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव, ये लाइन फाल्टर बोलता है किसके संदर्भ में, मतलब रुथ के संदर्भ में ही, मतलब फाल्टर नहीं बोली है। वो कहता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत विचित्र चीज़ है, अगर तुम भी अपने आप को उसी जगह खड़ा करो जहाँ पे आज मैं हूँ। ओके, याद रखेंगे किसने बोली है, फाल्टर ने बोली है, गाल्सवर्दी में बोली है, 4 एक्ट की है, आपको याद रखना है। गाल्सवर्दी का जस्टिस 4 एक्ट का है, 1910 में आया था। और आपको पता है उसको रुथ से थोड़ी सी सिंपैथी भी होती है, और थोड़ा प्यार भी मतलब प्यार भी होता है, क्योंकि रुथ को उसका हस्बैंड क्या करता था, हैरेसमेंट वहाँ पे उसको मतलब मारता था, तो उसकी वजह से क्या करता है, अपनी मतलब वही फ्रेंडशिप की वजह से ये इतना क्राइम कर देता है और उसको जेल की सज़ा हो जाती है, तो इसीलिए बोला गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अगस्टन एज, हमें बतानी है अगस्टन एज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो ओरिजिनल अगस्टन एज है वो एक ब्रिलियंट लिटरेरी पीरियड था, जिसमें जो है वर्जिल, ओविड, होरेस ये सब क्लासिक थे, मतलब क्लासिक राइटर थे। 27 BC से लेके 14 AD तक था वो। लेकिन जो अगस्टन एज है 1700 से लेके 1745 के आसपास के, इस पीरियड को भी कंसिडर किया गया है किसके रूप में, अगस्टन एज के रूप। इन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल अगस्टन एज थी ना उसको कॉपी किया। जो ये राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, इन्होंने जो है क्या किया, जो ओरिजिनल वाले थे उनको कॉपी किया, उनको फॉलो किया, तो इसलिए इसको क्या भी माना गया, आपने सुना होगा अगस्टन एज को न्यू क्लासिकल एज भी रेफर किया गया। तो उसमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी, टॉलरेंस भी थी, मदरहुड भी था, मॉडरेशन भी थी। तो हम कहाँ पे जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, एक आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नोन एज, क्या जाना जाता है उसको जाना जाता है किस नाम से, एक जो आर्टिकल लिखा जाता है किसी की आलोचना में, मतलब एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें गुड और बैड दोनों तरह के पॉइंट इंक्लूड रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिक बोलेंगे, मतलब समालोचना, समीक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच इमेज अपीयर्स थ्रू आउट लिसिडस। लिसिडस में आपको बताया एक पेस्टोरल इलेजी है, कौन सी इमेज आती है, मतलब कौन सी इमेज अपीयर होती है, तो वो होती है वाटर। ओके, नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ सीजर, जो मर्डर ऑफ सीजर है टुक प्लेस इन, कब हुआ, मतलब मर्डर ऑफ सीजर कौन से एक्ट में और कौन से सीन में हुआ, याद रखेंगे आपको। तो आपको पता ही है सीजर को कॉन्स्पिरेटर ने, षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके मारा था, वो आता है, आपको याद रखना है एक्ट 3 सीन 1 में। ओके, विलियम शेक्सपियर का प्ले है, आपको अच्छे से पता है। और सीजर एपिलेप्टिक थे, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते थे उन्हें, ये पॉइंट भी याद रख लेंगे, पेपर में नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए। और वो डेफ भी थे, बहरे थे, बाय लेफ्ट ईयर से। ओके, और एक्ट 3 सीन फर्स्ट में डेथ हो जाती है, वो काफ़ी प्ले की शुरुआत में हो जाती है, तो हम सीजर को एक हीरो भी कंसिडर नहीं कर सकते। और 15 मार्च में आपको पता होगा, 15 मार्च की बात थी, कैलिफोर्निया मना करती है उनको, मतलब अपने हस्बैंड को, कैलिफोर्निया उनकी पत्नी का नाम था, जाने से। उसको एक बुरा सपना आया था, लेकिन सीजर नहीं मानते, वो बोलते हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस कोट है वो, कि कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, मतलब डरपोक ही तो मरते हैं अपनी मौत से पहले कई बार, बहादुर तो एक ही बार मरता है, ये बोला था ना। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट सीजर एंड क्लियोपेट्रा, किसने लिखा, जो वर्क है सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये किसने लिखा, आप याद रखेंगे, ये लिखा है जीबी शाह ने। ओके, जीबी शाह ने एक वर्क और लिखा है शेक्सपियर से रिलेटेड, मतलब लिखा तो काफ़ी है लेकिन एक वर्क और है उनका फेमस, द डार्क लेडी ऑफ इंग्लिश सोनेट। ये कौन सी डार्क लेडी है, ये वही डार्क लेडी है जिसको शेक्सपियर ने क्या किए थे,
अपने सोनेट डेडिकेट किए थे। ओके, हाउ मैनी ब्लैक करेक्टर्स आर देयर इन शेक्सपियर प्ले? शेक्सपियर के प्ले में कितने ब्लैक करेक्टर्स हैं ये बताना, मतलब कौन कौन से करेक्टर जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो वो कितने करेक्टर हैं आपको पता है। एक तो ओथेलो है ना, मूर भी बोला गया है उसको, और प्रिंस ऑफ मोरक्को है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है सूटर किसका, पोर्शिया का, और एरोन है, टाइटस एंडोनिकस में आता है। तो कितने हो गए, 3 करेक्टर हो गए। ओके नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा, दिस ए कॉमन प्रूफ दैट लोनलीनेस, जो लोनलीनेस इज ए यंग एम्बिशन लैडर। लोनलीनेस एक यंग एम्बिशन की क्या होती है, लैडर होती है, सीढ़ी होती है। ये जो मानना था ना, ये ब्रूटस का मानना था। ब्रूटस ने क्या कहा है कि जो यंग एम्बिशंस लोग होते हैं ना, जो नए महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, विनम्रता का सहारा लेते हैं और आगे बढ़ जाएंगे और फिर पीछे नहीं देखेंगे कि किसने हमें सहारा दिया था। ऐसा ब्रूटस का मानना था, ये ब्रूटस ने बोली है। ओके, मतलब होता ही है ना, आपने नेचुरल वे में भी देखा होगा, पहले क्या करते हैं, पहले विनम्र बन जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे सहारा लेके, और फिर भूल जाएंगे कि किसने हमारी मदद की थी। ओके, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी? किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने अपनी थ्योरी को फॉलो नहीं किया है, ये बताना है। तो किसने क्रिटिसाइज किया है, टी.एस. इलियट ने वर्ड्सवर्थ को। वैसे हम भी तो ऐसे ही है ना, जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये वो, लेकिन हम खुद जब ऑनेस्टी की बात आती है हम खुद नहीं फॉलो कर पाते, है ना। तो ऐसे ही बस वर्ड्सवर्थ ने जो काफ़ी बातें बोली हैं अपने वर्क में, और फिर क्या किया, उनको ही फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया। किसने, टी.एस. इलियट ने। और मैंने गाल्सवर्दी वाली वीडियो में बताया था आपको कि वर्जीनिया वुल्फ ने भी क्रिटिसाइज किया था गाल्सवर्दी को, कि उन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है, आडंबर से भरे हुए हैं, मतलब अपने ही बताए हुए नियमों को फॉलो नहीं करते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम बिगिंस विद, कौन सी पोएम शुरू होती है, वेयर आर्ट दो माई ग्लोब्ड सन, वेयर आर्ट दो बस टू मी देन डेड। ये वर्ड्सवर्थ की द एफिलिक्शन ऑफ मार्गरेट से है। ओके जो पोएम है ना, इसमें एक ये पोएम एक लैमेंट है, मतलब इसमें बिलाप होता है जो एक्सप्रेस करता है सारी जो मार्गरेट की फीलिंग्स होती है, वो एक्सप्रेस करता है मार्गरेट की फीलिंग्स को। तो उसमें क्या होता है, जैसे जो मार्गरेट होती है ना, वो इमेजिन कर लेती है सारे पॉसिबल जो हॉरिबल वो होते हैं ना, फेट वो उनको इमेजिन कर लेती है कि उसकी बेटे के साथ ये हो सकता होगा, मतलब ये फेस किया होगा उसने, इस तरह से। मतलब ओवरऑल जो पोएम है ना, उसमें वो ये कैप्चर किया जाता है एक जो हमारा यूनिवर्सल फियर होता है ना किसी भी पेरेंट्स का, जब उसके बच्चा अगर मिस हो जाएगा, बच्चा अगर मतलब खो जाएगा, मिलेगा नहीं, तो वो क्या हो गया फील कर सकता है, यही दिखाया है। वो मतलब बुरे से बुरा इमेजिन कर लेगा, पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको, ये वो इस तरह से। ओके नेक्स्ट, पिरामस और थिस्वे ने परफॉर्म किया गया था बाय बॉटम एंड हिज कंपेनियन इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट डे पे आपको पता है फेरी टेल वगैरह आई हैं, एक थोड़ा मैजिकल प्ले था। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अर्ली एग्जाम्पल इंग्लैंड में। तो एग्जाम्पल था बर्लेस्क का। ओके, बर्लेस्क का मीनिंग अगर आप गूगल करोगे तो आ गया कार्टून। इसमें पोर्ट्रे किया गया है मैरिज, किसकी मैरिज दिखाई थी, थीसिस और हिप्पोलिटा की, और वहाँ पे एक प्ले मतलब परफॉर्म हो रहा था, वोटम थे उसमें। ओके नेक्स्ट, द बार्ड फॉर शेक्सपियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब शेक्सपियर के लिए बार्ड बोला गया। जैसे आपने देखा होगा जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी अपनी चलाता हो और सुनता ना हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हिटलर बोल देते हैं। क्योंकि हिटलर कैसे थे, हिटलर में कैसी क्वालिटी थी, डिक्टेटोरियल करेक्टरिस्टिक थी, तो हम उसको हिटलर बोल देते हैं। ऐसे ही शेक्सपियर को नाम दे दिया ना, नेम क्या बोल दिया, बार्ड, क्योंकि उनका वहाँ पे वो हुआ था ना जन्म। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमें ये बताना है। इस तरह से जो हम नेम रख देते हैं, नेमिंग करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है
एंटोनोमेशिया का। ओके, और ये जो है एंटोनोक्लेसिस, पैरानोमेसिया, इकोवोक, ये किसके नाम है सब? ये पन के हैं, बाकी सब तो ये पन ही है, इसके सिनोनिम ही है। और जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल बताती हूँ एंटोनोक्लेसिस का, पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट, उसी का एग्जांपल है। पन मतलब क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। और पन को फेटल क्लोपेट्रा बोला था जॉनसन ने, ये भी याद रखेंगे। ओके, हु सेज, कौन कहता है? द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इज ए बेस्ट ऑफ सेम इज लस्ट इन एक्शन। शेक्सपियर के ही सोनेट है, सोनेट नंबर 129 में बोल रहे हैं वो। शेक्सपियर बोलते हैं कि जो हमारी जो फिजिकल और मतलब इमोशनल पावर होती है, तो वो क्या करते हैं, मतलब जैसे हम लस्ट इन एक्शन, मतलब लस्ट के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या फील करते हैं? बेस्ट ऑफ सेम, हम सेम फील करते हैं। तो यही सब बोला है उन्होंने, शेक्सपियर ने, सोनेट नंबर 129 में। ओके, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न डिस्गाइज हिमसेल्फ, किस बुक में सैटर्न जो है खुद को क्या कर लेता है? भेस, दूसरा मतलब फेस बना लेता है, डिस्गाइज कर लेता है एज ए कॉर्मोरेंट एंड टोड। एक मतलब कॉर्मोरेंट उसको ही बोलते हैं ना, जल में रहने वाला होता है, और टोड मेंढक। तो वो किस बुक की बात है? ये है बुक नंबर 4 की, बुक नंबर 4 में। अच्छा, वो मतलब खुद को डिस्गाइज क्यों करता है सैटर्न? वो खुद को डिस्गाइज तो इसलिए करता है ना, वो टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, प्रलोभन देने की कोशिश करता है, किसको? ईव को, ताकि वो उस फॉरबिडन फ्रूट को क्या कर ले? खा ले, तो इसलिए वो डिस्गाइज करता है। ओके, हु फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डन्स पोएट्री? आपने ये लाइन सुनी भी होगी, अच्छे से याद होगी। ड्राइडन ने बोली थी, डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। ओके, ड्राइडन ने क्या बोला था? डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ड्राइडन ने बोला है। अच्छा, लेकिन अगर ये बात आए कि मेटाफिजिकल पोइट्स की बात आएगी, तो हम किस पे जाएंगे? तब हम डॉक्टर जॉनसन पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कॉइन किया है मेटाफिजिकल पोइट को। ओके, और ये जो स्टेटमेंट दिया है कि डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स, ये ड्राइडन ने दिया है, याद रखेंगे दोनों पॉइंट। ओके, ए शॉर्ट टेल used an example to illustrate a moral point usually in sermon or other didactic work। अब देखो, रिलीजियस और डायडेक्टिक की बात आ गई, तो हम जाएंगे एग्जाम पे। ओके, और प्रोवर्ब में आपको पता ही है क्या होता है, वही डेली यूज की जो होती है, जो बोलते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, है ना, ये प्रोवर्ब हो गई। और पैरेबल दृष्टांत होता है, और एक्सजेसिस एक क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन होती है, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पे मतलब क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पास्ट इज प्रोलॉग? किसने बोला है? टेम्पेस्ट में। ये लाइन बोली है टेम्पेस्ट में एंटोनी। ओके, एंटोनी बोलता है कि एवरीथिंग दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट इज़ ए प्रिपरेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम। मतलब जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है वो क्या है? वो आने वाले समय की तैयारी है। जो हमने पास्ट में किया है उसका इफेक्ट फ्यूचर पे तो पड़ेगा ही ना, डेफिनेटली। तो व्हाट इज पास्ट, जो बीत चुका है वो क्या है? प्रोलोग है। तो ये टेम्पेस्ट में किसने बोला है? एंटोनियो ने बोला है। ओके, आई सा एन एज्ड बैगर इन माई वॉक। मतलब जब लाइन कहाँ से है? आप ऐसे पहली बात तो ये याद कर लो, आपकी बैगर आया तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि ये किससे है? द ओल्ड कम्बलडन बैगर से है। किसकी थी ये? वर्ड्सवर्थ की। चारों वर्क वर्ड्सवर्थ के ही हैं, माइकल भी, रिच गैदरर भी और इडियट बॉय भी। और वर्ड्सवर्थ में क्या दिखाते हैं? ओल्ड कम्बलडन बैगर मतलब वही बताते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को कैसे नहीं लेना, मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। बैगर भी यूज़लेस नहीं है, मतलब वो भी एक मेंबर है सोसाइटी का, तो वो हमसे सिर्फ लेता ही नहीं है, हमें कुछ बदले में मतलब मिलता भी है। और काफ़ी लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट चलता है। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिवाइज्ड बाय हिमसेल्फ ड्यू टू मच क्रिटिसिज्म? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम को रिवाइज किया गया खुद?
क्रिटिसिज्म की वजह से, मतलब उस वर्क का, उस पोएम को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने खुद से फिर दोबारा उसको रिवाइज किया कि क्या प्रॉब्लम है भाई इस पोएम में। तो ये है पीटर वेल। अच्छा, आपको पता है पीटर वेल एक टेल है इन वर्स, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, रिटन इन 1798 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी काफ़ी बाद में, 1819 में पब्लिश हुई थी। किसको डेडिकेटेड है ये भी याद रखना है, डेडिकेट टू रॉबर्ट सदी, रॉबर्ट सदी को डेडिकेट थी। ओके, हैंडकरचीफ सीन कहाँ आता है, ओथेलो को किस एक्ट में आता है, ये याद कर रखना है आपको। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है सीन है, तो उनका आपको एक्ट और सीन भी याद करना पड़ेगा, तो कभी कभी आ जाता है। तो ये है एक्ट 3 सीन 4, हैंडकरचीफ सीन। हैंडकर जो चीफ है वो किसका मतलब किसको सिंबलाइज करता है, वो दिया जाता है फिडलिटी का, मतलब फिडलिटी को सिंबलाइज करता है, वो डेस्टिमोना को दिया जाता है, ताकि मतलब इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कि वो क्या रहेगा, शी विल बी ट्रू टू हर, वो उसके लिए हमेशा सच्चाई रखेगी, मतलब सच्चा प्यार करेगी उसको। तो बताई दिया मैंने आपको हैंडकरचीफ सीन, एक्ट 3 सीन 4 में आता है। और डेस्टिमोना क्या करती है, एक आपको पता होगा, मैंने एक बार पहले भी बताया था, ब्लो सॉन्ग गाती है। वो किस में है ब्लो सॉन्ग, याद रखना है एक्ट 4, जो ऑप्शन नंबर सी है, एक्ट 4 सीन 3 में है। ओके, और जो ये ऑप्शन नंबर डी है एक्ट 3 सीन 3, इसमें क्या होता है, इसमें टेम्पटेशन सीन होता है, ये भी याद रखना है आपको। टेम्पटेशन सीन वही ओथेलो यागो ओथेलो को क्या करता रहता है, टेम्प्ट करते रहता है, प्रलोभन देता रहता है, डेस्टिमोना का अगेंस्ट भड़काता रहता है, यही है ना। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि ओथेलो को ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ किसने बोला है, तो बोला है वो थॉमस राइमर ने, थॉमस राइमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइवल पोएट परफॉर्म्ड, सॉरी, जो राइवल पोएट है फीचर किए गए हैं इन सेवरल ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के मतलब कई सारे सोनेट में। तो इज सपोज टू बी, तो वो कौन है, मतलब ये बताना है आपको। तो ये बात चल रही है, किसकी बात चल रही है ये बताना है। तो ये बात चल रही है जॉर्ज चैपमैन की। ओके, और मैंने विलियम डी एबनेट के बारे में आपको एक पॉइंट बताया था कि वो क्या माने गए हैं, शेक्सपियर के इलीगल सन, मतलब बास्टर्ड बेटा, मतलब ऐसा पढ़ा है कि शेक्सपियर का इनकी मदर के यहाँ जाना था, इस तरह का कुछ है। ओके, ए लवर्स कंप्लेंट इज़ ए नरेटिव पोएम बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा एक नरेटिव पोएम है, पब्लिश हुई थी 1609 में। इट इज़ रिटन इन, ये किस में लिखी गई थी ये बताना है। तो ये लिखी गई थी राइम रोयल में, याद रखना है आपको। ओके, राइम रोयल को चौसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हु एप्रिसिएटेड स्पेंसर, किसने स्पेंसर को अप्रिशिएट किया था, एज सीज एंड सीरियस स्पेंसर, किसने अप्रिशिएट किया था स्पेंसर को, वो किया था मिल्टन ने। किस में किया था, एरोपेजिटिका में। एरोपेजिटिका कब आया था, 1644 में। मिल्टन को कहा जाता था द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, किसने बोला था मिल्टन को पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ड्राइडन ने बोला था। इन हिज प्रीफेस टू फेबल्स एनिसेंट एंड मॉडर्न में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रैंक मिल्टन विद होमर एंड वर्जिल, किसने मतलब मिल्टन को रैंक दी होमर और वर्जिल के जैसी, मतलब उनके इक्वल समझा उनको, तो किसने बोला उनको ये रैंक दी थी, ड्राइडन ने, याद रखना है आपको। ओके, द फर्स्ट एंड द लास्ट इज ए प्ले इन, आपको ये बताना है कितने एक्ट में है ये। तो 1919 में आया था, गाल्सवर्दी का था, और 1 एक्ट में है। जो आपने मतलब कम सुने हैं ना, हमारे कम सुने हुए हैं वर्क, हमें उनको ये तो याद रखना है कि वो किसका है। ओके, तो याद रखना है फर्स्ट एंड लास्ट किसका है, 1919 में आया था, गाल्सवर्दी का, 1 एक्ट में। एल्डरसन बेस्ड है किसकी थीम पे, तो किसकी थीम पे बेस्ड था वो, कास्ट फीलिंग।
आपको पता होगा जो एल्डेस्ट सन था, जो मतलब घर का बड़ा बेटा है, उसी को होता है, उसमें हाईलाइट की गई है उसके मतलब जो एल्डेस्ट सन होता है वेल्थी फैमिली में, तो उसका क्या करना है, जो फैमिली का स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो वो छोड़ देता है उसको अपनी मतलब जिससे वो प्यार करता है, वही कास्ट फीलिंग की वजह से 1912 में आया था। याद रखना है आपको। एल्डेस्ट सन किसका है, गाल्सवर्दी का, ये भी याद रखना है। ओके नेक्स्ट, पिंडारस। पिंडारस कहाँ पे अपियर हुआ था? पिंडारस जो स्मॉल करेक्टर हैं उनको याद रखना है आपको अच्छे से। जूलियस सीजर में आया था। जूलियस सीजर में जो कैसियस था उसका लॉयल सर्वेंट था, मतलब उनका नौकर था कैसियस का। ओके अच्छा, पिंडारस तो आपने याद कर लिया। एक करेक्टर और है इसी के नाम जैसा, पेंडारस, PANDARUS। पेंडारस में वो किस में आया था? वो था टाइलस एंड क्रेसिडा में। ओके वो एपिलोग कहता है। टाइलस एंड क्रेसिडा के बारे में एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि एक ऐसा प्ले है विदाउट ए क्लाइमैक्स, जिसमें क्लाइमैक्स नहीं है। ओके नेक्स्ट, ओ जेंटल रीडर, मतलब ये बात रीडर को संबोधित करते हुए बोली है कि यू वुड फाइंड ए टेल इन एवरीथिंग। तुम्हें हर चीज़ में क्या मिलेगी? एक कहानी मिलेगी, एक टेल मिलेगी। ये किसने बोला है? ये लाइन है सिमोन ली। सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन, है ना, लिरिकल बैलेट में पब्लिश हुआ था। याद रखने हैं आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव द नाइटिंगेल हर सेडी वुड, ए प्राइवेसी ऑफ ग्लोरियस लाइट इज दी। ये लाइन कहाँ पे आई है ये बताना है आपको। किसकी है ये बताना है, किसने लिखी है। ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ ने लिखी है टू द स्काईलार्क, है ना, उसी में आई है। वर्ड्सवर्थ ने जो ये मतलब रिक्वेस्ट की है स्काईलार्क से कि ये जंगल जो है किस लिए छोड़ दो, लीव द नाइटिंगेल हर सेडी वुड, मतलब ये जंगल नाइटिंगेल के लिए छोड़ दो। और जैसे कि ही हैज ए ग्लोरियस लाइट टू हिमसेल्फ, मतलब उनके लिए तो है ही ना एक ग्लोरियस लाइट। ओके, हु रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, कौन, सॉरी, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट, हम पैराडाइज लॉस्ट को कैसे पढ़ते हैं? एज ए टास्क, एक टास्क के रूप में पढ़ते हैं। नो बडी एवर विज्ड इट लॉन्गर, मतलब कोई इच्छा ही नहीं करता कि और लंबा हो। कहने का मतलब ये है कि जो हमने इसका जो परूजल है ना, वो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो एक पढ़ने की जो प्रक्रिया है ना, वो एक ड्यूटी की तरह पढ़ते हैं, रादर दैन ए प्लेजर, आनंद से ज़्यादा एक ड्यूटी की तरह पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है एपिक है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए बोला होगा। किसने बोला है ये बताइए? ये बोला है डॉक्टर जॉनसन। ओके, टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्डली लाफ्टर, बैली लाफ, मतलब ऑडियंस बहुत ज़्यादा जिसमें क्या होते हैं, सिंपल हार्डली लाफ्टर, हंस, मतलब जिसमें हंसी दिखाई गई है इस तरह से, तो वो है फार्स है। ओके, कि बैली लाफ्स, समझ रहे हो ना, तो ये फार्स हो गया। ओके, एपिग्राम तो आपको पता ही है, बिटी सेइंग, बैथोज, आया था उस दिन, एंटी क्लाइमैक्स, और कॉमेडी भी आपको पता ही है। ओके, हु सेड शेक्सपियर हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग और एनीथिंग, मतलब शेक्सपियर ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ना कुछ कहने के लिए ना किसी चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं, मतलब उन्होंने सब लिख दिया, और सब इतना इतना प्ले, इतने सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर दी। ये मानना था किसका? कीट्स का। कीट्स ने लिखा, बोला था एक लेटर में, J.H. रेनॉल्ड को लिखा था एक लेटर 1718 में, उसमें कहा था। और वैसे भी हम देखें तो जो कोट हमने कभी बहुत पहले पढ़ी थी वो हमें उस टाइम पे पता नहीं था कि वो शेक्सपियर की है, लेकिन जब हम अब उनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोट शेक्सपियर की है। तो मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ उनसे, काफ़ी चीज़ें उनसे क्या है, प्रभावित है, काफ़ी कोट। ओके, इन विच वर्क ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर, मिल्टन के किस वर्क में ये लाइन आती है? दैट विच नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड टू शोर, ये लाइन कहाँ पे आई है? ये लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, याद रखना है आपको। एपिक था पैराडाइज लॉस्ट। जो एपिक होते हैं ना वो जनरली जो शुरू होते हैं
इन मीडियाज रेस, मतलब इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, या फिर अगर सरल भाषा में आप बोलो तो बीच से कहानी शुरू होती है, मतलब कहानी फ्लैशबैक में जाती है ना। और आप पैराडाइज देखो तो उसमें क्या होती है, फॉल ऑफ मैन की बात तो दिखाई है ना मिल्टन ने, फॉल ऑफ मैन का बताया, तो एनालिसिस का इस्तेमाल हुआ है, एपिक में होता ही है। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड की हिंदी मूवीज़ में दिखा देते हैं कि 20 साल बाद, है ना, इस तरह से। ओके, विच इज़ द फर्स्ट लैटिन इलेजी बाई मिल्टन, मिल्टन की पहली लैटिन इलेजी बतानी है हमें, तो वो थी एलेजिया प्रेमा। ओके, याद रखना है। ये सारे जो वर्क हैं ये भी मिल्टन के ही हैं, लैटिन में लिखे हुए थे, ये भी पढ़ लेंगे, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए। ओके, इपिथैमियम डेमोनिज, इनकुंटम, नवम्बरीज और इलेजिया सेक्स्टा, ये भी मिल्टन के ही। ओके, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द डम शो वाज सोन, शेक्सपियर के किस प्ले में डम शो दिखाया गया है, बताना है आपको। डम शो, अब बताओ आप, प्ले विद इन प्ले किस में आया था, अच्छे से आपको पता होगा। एक माउस ट्रैप सीन आया था किसमें, हैमलेट में, हैमलेट में आया था ना, एक दिखाया था उसमें मर्डर ऑफ गोंजागो, उनकी वाइफ थी बैप्टिस्टा जिसने रोल प्ले किया था। आपको पता होगा कि जब हैमलेट को घोस्ट आके बताता है कि उसके जो फादर का मर्डर है वो उसके चाचा ने किया है, क्लाउडियस ने, लेकिन हैमलेट क्या था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, वो ऐसे घोस्ट की बात पे मतलब मान तो गया था कि वो इसका बदला लेगा अपने पिता की मौत का, लेकिन वो इस बात को श्योर होने के लिए, टू बी श्योर, वो क्या करता है, एक शो प्रेजेंट करता है। शो में क्या होता है, वो दिखाते हैं इस तरह से जैसे उसके फादर का मर्डर हुआ था, मर्डर ऑफ गोंजागो, उसमें उनकी वाइफ का रोल प्ले करती है बैप्टिस्टा, है ना, गर्ट्रूड की जगह। तो उसमें जो प्ले दिखाया था वो उसमें एक्टिविटी नहीं होती, एक माइम होता है, मतलब गेस्चर से होता है, आप एक तरह का कह सकते हो पेंटोमाइम हुआ था उसमें, तो इसलिए उसको डम शो बोला, मतलब बात कुछ मुंह से नहीं बोला जाता, बस उसको गेस्चर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। एक्ट 3 सीन 3 याद रखना है आपको, माउस ट्रैप सीन, एक्ट 3 सीन 3। ओके, गाजवर्दी का जो फॉरेस्ट है क्या है ये बताना है, गाजवर्दी का फॉरेस्ट 4 एक्ट प्ले है, द फॉरेस्ट 4 एक्ट प्ले, ऐसे करके याद कर लेंगे, द फॉरेस्ट 4 एक्ट प्ले, याद हो गया होगा, 4 एक्ट का प्ले है, 1924 में आया था। ओके, नेक्स्ट, वेयर डज द प्रिंस ऑफ एरागोन फाइंड इनसाइड द कास्केट, आपको पता होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, सबने पढ़ रखी होगी इसकी समरी, इनफैक्ट प्ले ही पढ़ रखा होगा सबने। प्रिंस ऑफ, उसमें क्या होता है, 3 कास्केट होती है, गोल्ड की, सिल्वर की और लेड की, तो प्रिंस ऑफ एरागोन सिल्वर कास्केट चुनता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये बताना है कि उसमें जब वो सिल्वर कास्केट चुनता है तो उसके कास्केट के अंदर क्या होता है, ये बताना है। तो आपको पता है पोर्शे के लिए शूटर्स आते हैं, तो उसमें ये था कि जो सही कास्केट चुनेगा पोर्शे की शादी उससे होगी, यही था ना। तो उसमें क्या होता है, जब प्रिंस ऑफ एरागोन सिल्वर कास्केट चुनता है, जो सिल्वर कास्केट है उस पर इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब लिखा हुआ होता है कि हु चूज़ मी शैल गेट, मतलब इस तरह का कुछ लिखा होता है कि जो मुझे चूज करेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना मतलब वो डिजर्व करता है, इस तरह का लिखा होता है। तो जो उसमें कास्केट में निकलता है, जब वो उसको खोलते हैं तो वो निकलता है द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट, एक इडियट निकलता है, क्या करता हुआ, ब्लिंक करता हुआ। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, जो प्रिंस ऑफ, आपको पता होगा एक और आया था उसका सूटर मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो वो क्या चूज करता है, वो चूज करता है गोल्ड कास्केट, मतलब तभी सब लाइन फेमस होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उस चुनता तो सोने की कास्केट है, गोल्ड की, लेकिन उसमें से क्या निकलता है, ए ह्यूमन स्कल, एक मानव की वो निकलती है स्कल। ओके, नेक्स्ट, एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड ब्रिकेट, ये कासवर्दी का है। सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि ये वर्क भी कासवर्दी ने लिखा है, क्योंकि ये इतना सुना हुआ नहीं है, मतलब इतना पॉपुलर वर्क नहीं है, लेकिन हमें याद रखने हैं वो भी जो कम पॉपुलर है, ताकि आपने देखा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, कोई भी वर्क पूछ लेते हैं और वो
बता राइटर दे देते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि कौन से राइटर से, तो पता करना, याद रखना है हमें। एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड ब्रिकेट, किसके द्वारा लिखा हुआ है, कार्ल्स बर्दी के द्वारा लिखा हुआ है। और इसका जॉनर भी याद रखना है, तो ये क्या था, एक पोम थी। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फ्लर मैरीज माइकल मोंट, वो उससे शादी करती है माइकल मोंट से, किस में करती है ये बताना है। तो आपको पता है एक फोरसाइट सागा की सीरीज आई थी, है ना, उसमें 3 नॉवल थे और 2 इंटरलूड थे। पहला कौन सा था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। हमें ये बताना है कि जो फ्लर शादी करती है माइकल मोंट से, वो कौन से उसमें करती है, तो वो करती है टू लेट में। ओके, 1921 में आया था ये नॉवल, जो है कंक्लूड करता है फोरसाइट सीरीज़ को। जो फोरसाइट सागा सीरीज़ थी, मतलब सबसे लास्ट वाला नॉवल यही होता है, इसमें 2 इंटरलूड थे, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, इज कॉल्ड ए ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेशा, किसको कहा गया, रेनेशा का ट्रू प्रोलॉग, ये किसको बोला गया, ये बोला गया है यूटोपिया को। आपको पता है 1516 में आता है लैटिन लैंग्वेज में। फिर राल्फ रॉबिन्सन 1551 में इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में यूटोपिया को। मतलब क्या होता है इसका मतलब, यूटोपिया का नो वेयर, मतलब ऐसा कुछ जिसका मतलब होता है राम राज्य, ऐसा प्लेस जो एग्जिट ही नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन यूज, पैराडाइज लॉस्ट ने मिल्टन ने क्या यूज किया है, मिल्टन ने यूज किया है, आपको पता है टॉलमिक थ्योरी यूज की है मिल्टन ने। टॉलमी ने क्या कहा था कि अर्थ इज़ एट द सेंटर, और मिल्टन ने भी यही माना, अर्थ इज़ एट द सेंटर। तो याद रखेंगे आप, टॉलमिक थ्योरी यूज की थी मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज रिगेन्ड, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में आया था, किस पे बेस है, ये बेस्ड है ल्यूक्स गॉस्पेल। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे, थैंक यू।